बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी है जिसमें हमने सिलेबस का पैटर्न, पेपर का पैटर्न और उसके अलावा क्लास वर्क और टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली हैं। और आज हम बात करेंगे हमारा जो पहला लेक्चर है उसकी, और हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। और आज के लेक्चर कंटेंट्स क्या हैं? आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी, फिर बात करेंगे व्हाट इज लाइफ, और उसके बाद हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने डिटेल में समझना है। तो शुरू करते हैं। बायोलॉजी क्या चीज़ है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड आल्सो दोज नॉन लिविंग थिंग्स दैट अफेक्ट लिविंग थिंग्स इन एनी वे इज कॉल्ड बायोलॉजी। कि असल में बायोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग असल में हमने बायोलॉजी में क्या स्टडी करना है? लिविंग थिंग्स को स्टडी करना है, और उसके अलावा उन नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करना है जो किसी भी तरीके से लिविंग थिंग्स पर असरअंदाज होती हैं। इसको हम, पूरे सब्जेक्ट को हम बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब तो हम शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड आल्सो दोज नॉन लिविंग थिंग्स दैट अफेक्ट लिविंग थिंग्स इन एनी वे इज कॉल्ड बायोलॉजी। कि ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हमने उन चीज़ों को स्टडी करना है वो या तो जिंदा हैं या फिर किसी ना किसी तरह से वो जिंदा चीज़ों पर असरअंदाज होती हैं। अब जो इसमें 2 बातें हमने पढ़ी, पहली जिंदा चीज़ें और उसके अलावा दोज नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट लिविंग थिंग्स। तो वो जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें आ गया ह्यूमन, आ गया बैक्टीरिया, आ गया या फिर मैमल्स आ गए, या प्लांट्स आ गए, या फंजाई आ गई। ये सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। और कौन सी चीज़ें जो इन पर असरअंदाज होती हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा हो गई, पानी हो गया, रोशनी हो गई, साइल हो गई। ये चीज़ें बेजान चीज़ें हैं, लेकिन ये असर रखती हैं किन पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। इसीलिए इनको भी हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं रीजन ऑफ नेम की, तो द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इज द बायोस मीनिंग लाइफ एंड द सेकंड वन इज लोगोस मीनिंग रीजनिंग, थॉट्स, स्टडी। तो अब अगर हम इन 2 वर्ड्स की बेस पे अगर देखें तो बायोलॉजी का लिटरल मीन क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। तो लिटरली बायोलॉजी क्या होती है? ये स्टडी ऑफ लाइफ है। इसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज बायोलॉजी? बायोलॉजी कौन सी साइंस है? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक अदर साइंसेस। की ये भाई जिस तरह दूसरी साइंसेस हैं उसी तरह बायोलॉजी भी एक साइंस है, और इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। और ये कौन सी साइंस है जिसमें हमने क्या करना है? नेचर को स्टडी करना है। ये वेज हैं अंडरस्टैंडिंग नेचर के। हमने अंडरस्टैंडिंग करना है जो नेचर के बारे में, वो हम बायोलॉजी के जरिए से करेंगे। और द बायोलॉजिस्ट डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट, बैक्टीरिया, ह्यूमंस, ये सारे क्या आ गए? लिविंग थिंग्स में आ गए। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ गया? एयर हो गया, वाटर हो गया, दूसरी जो चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं लिविंग थिंग्स पर, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। और they strive to understand, explain, integrate and describe the natural world of living thing। कि ये क्या करता है? नेचुरल वर्ल्ड जो है लिविंग थिंग्स की, उसको आपस में एक दूसरे के साथ मिलाना, डिस्क्राइब करना, उसके बाद वजाहत करना, उसको समझना, ये सारे के सारे प्रोसेसेस किस में आते हैं? बायोलॉजी में आते हैं। तो अब डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग लाइफ इन बायोलॉजी, के बायोलॉजी में लाइफ को डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ इन बायोलॉजी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जैसे साइकोलॉजिकली या दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बियॉन्ड द लाइफ ऑफ बायोलॉजी हैं या साइंस ऑफ बायोलॉजी में हैं। तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर कई बार ये जो फ़लसफ़ी हैं ये पता नहीं किस किस तरफ लेके चले जाते हैं ज़िंदगी को। ज़िंदगी जो है ना ये हवा है, ज़िंदगी ये पानी है। शायर ज़िंदगी को किसी और सेंस में देखते हैं, थियोलॉजियंस किसी और सेंस में देखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के लिंक्ड नहीं है। ये हमारे, फॉर एग्जांपल, अगर ज़िंदगी जो है ना एक अपना जज्बा है तो ये तो बायोलॉजी में ना हुई। जज्बे को कैसे मेजर कर सकते हैं? ज़िंदगी एक हकीकत है तो हकीकत को कैसे मेजर कर सकते हैं अब आगे? तो अब यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो ज़िंदगी के बारे में बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ? ज़िंदगी का मतलब क्या है? ज़िंदगी है क्या चीज़? वाई शुड देयर बी लाइफ? ज़िंदगी है क्यों? सम अदर एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ज़िंदगी किस लिए है, कहाँ से आती है, किधर जाती है। ये बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें
अभी तक मुबहिम है चीज़ें, लेकिन आपने अगर एक जिंदा सिस्टम को या एक लिविंग सिस्टम पढ़ा हुआ है तो उसको आपने कैसे डिस्क्राइब करना है, तो ये बायोलॉजिस्ट क्या करता है आगे एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई लाइफ जो है ना ये असल में कुछ करेक्टरिस्टिक का मजमू है। तो अब अगर द अबव क्वेश्चंस नॉट ओनली टेकन अप बाय द बायोलॉजिस्ट बट आल्सो ऑन फिलोसफर्स एंड थियोलॉजियंस, के फिलोसफर फलसफी और थियोलॉजियंस, लेकिन वो अपने एस्पेक्ट में एक्सप्लेन करते रहे। हर फलसफी ने जिंदगी को अपने सेंस में देखा है और उसको आगे इसी तरह उसने खुद ही एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब बायोलॉजिस्ट की जो एक्सप्लेनेशन है अबाउट लाइफ वो क्या है कि लाइफ फॉर अ बायोलॉजिस्ट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। के फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में डेड ऑर्गेनिज्म भी आते हैं कि बायोलॉजिस्ट के लिए ज़िंदगी कुछ खसूसियात का मजमूआ है जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। अब एन ऑब्जेक्ट पोजेसिंग ऑल दीज डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली कैन बी डिक्लेयर्ड एज द लिविंग थिंग एंड इज एन ऑब्जेक्ट फॉर द बायोलॉजिकल स्टडी। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बायोलॉजिस्ट ने डिटरमिन की हुई हैं, अगर कोई भी जानदार ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है तो फिर क्या किया जाता है, वो बायोलॉजी के अंडर स्टडी किया जाता है। तो अब सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज। कि अगर आप देखें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं, आप यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा ना उसके ऑर्गन्स को थोड़ा सा ब्लेंड करके दिखाया गया है कि अगर एक लिविंग सिस्टम को देखा जाए तो इसमें देखें कि आपकी कम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है कि ब्रेन है, फिर सारे उसके ऑर्गन्स हैं, कि कितना कम्प्लेक्स है। ये तो ह्यूमन है, ह्यूमन तो पीक है ना, क्लाइमैक्स पे है कम्प्लेक्सिटी की। लेकिन अगर आप एक बैक्टीरिया को देख लें तो बैक्टीरिया क्या करता है, वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। उसके अलावा उसके अंदर डीएनए है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। जितना मर्जी अगर इंसान की बनाई हुई ये जो कम्प्लेक्स चीज़ है, जो इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर कभी भी 1 से 2 में डिवाइड नहीं होता। लेकिन छोटे से छोटा जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, अगर उसको देखें तो वो भी क्या करता है, वो भी डिवाइड हो जाता है। यानी कि वो सादा से सादा कम्प्लेक्स जितने भी मल्टी सेलुलर हैं वो तो हैं ही, लेकिन अगर छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम बैक्टीरिया को ले लेते हैं तो वो क्या करता है भाई, वो भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो अपनी डिवीजन खुद कर लेता है, 1 से 2 में तकसीम हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर, दूसरे मशीनरीज कभी भी 1 से 2 में तकसीम नहीं होती। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, के ये क्या होंगे, या तो एक सेल पर मुश्तमिल होंगे या ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होंगे। कि जिंदा जानदार की जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनमें सेल्स पाए जाते हैं, दीज में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब इसके बाद जो तीसरी है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक, वो अपने जो करेक्टरिस्टिक रखते हैं उसके लिए असल में जेनेटिक बेसिस होती है, उसके अंदर उनके अंदर जीन्स होते हैं, उसके अंदर डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं और वो डीएनए की सीक्वेंसेस इनके करेक्टर बनाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं कि एक ह्यूमन है, उसके जो है ना ब्राउन हेयर्स हैं, तो वो क्या है भाई, वो जेनेटिक लेवल पे जीन्स उसके अंदर मौजूद हैं। अगर ब्लू आइज हैं तो उसकी भी क्या है, जेनेटिक रीजंस हैं। इसके अलावा हाइट ज़्यादा है, हाइट कम है, तो ये सारी जेनेटिक रीजंस हैं। यानी हर ऑर्गेनिज्म के पास जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, डीएनए है जिसके पास जीन्स हैं जो आगे एक्सप्रेस करवाता है। इसके बाद जो अगली करेक्टरिस्टिक है वो है कि दे कैन अक्वायर एंड यूज एनर्जी, कि ये क्या करते हैं, एनर्जी को हासिल करते हैं और एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, सिस्टम्स हैं जिन्होंने क्या करना है, एनर्जी को हासिल करना है और उसको इस काबिल करना है कि मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, अपनी ज़िंदगी के सारे काम जो है ना ये सारा अंजाम दे सकें। इसके बाद क्या होता है कि इनकी बॉडी में न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, कि दे कैन कैरी आउट न्यूमरस केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली। इसकी बॉडी के अंदर कोई भी जिंदा जानदार अगर वो एक जिंदगी में है, जिंदा है, तो फिर क्या है, उसने मेटाबॉलिज्म करना ही करना है। उसके जिस्म में मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और वो मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला जो है ग्रोथ, दे कैन ग्रो इन साइज, कि ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर इसको हम देखें, प्लांट्स को देखें, तो एक सीड से कितना बड़ा दरख्त बन जाता है, एक छोटा बच्चा कितना बड़ा जो है इंसान बन जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अगली छठी कैरेक्टरिस्टिक है, दे ग्रो इन साइज, के वो क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। इसके बाद जो अगली 7वीं कैरेक्टरिस्टिक है कि होम्योस्टेसिस, दे कैन मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, कि इनके जो इंटरनल एनवायरनमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, वो एक फेयरली कांस्टेंट से क्या मुराद है, तकरीबन एक नैरो रेंज में फिक्स्ड होते हैं। ये जो है आपने 10th में भी पढ़ा होगा, उसमें भी होम्योस्टेसिस का जिक्र है कि जिसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन करता है और एक अपनी कंडीशंस को नॉर्मल रखता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टोटली चेंज होता रहे, जो मर्जी होता रहे, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो इसके बाद अगली क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस
एंड आफ्टर द रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्फ, कि ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर चिकन है हमारे पास, तो ये क्या करते हैं कि एक जो हैन है वो एग ले करती है, जिसमें से उसी की तरह क्या गया चिक्स पैदा होते हैं जो फिर डेवलप हो जाते हैं इनटू द हैन, और उसके नतीजे में इसी तरह ये जो ना इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है कि ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं। और फाइनली आगे हम 9th बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज देते हैं। देयर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, कि ये जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज हैं ये डिपेंड करते हैं, वेरिएबल हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स जैसे स्वेटिंग या पसीना आना, या फिर जो है ना वो किसी दूसरी जगह पर चले जाना, या ये सारे के सारे क्या हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियत है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बाहर वाली किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी तब्दीली को रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर किसी भी जानदार के अंदर ये सारी करैक्टरिस्टिक मौजूद हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो हम उसको जानदार कहेंगे। वो लिविंग होगा, उसमें लाइफ होगी, और उसको हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो अब अगला जो हिस्सा था वो था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो एक ब्रांच क्या होती है, जब हम ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रॉड डोमेन ऑफ नॉलेज इज डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल रिलेटेड एंड स्पेशल फील्ड्स और डिसिप्लिन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग विच इज कॉल्ड एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। कि किसी भी इल्म की शाख से क्या मुराद है कि जो बेसिक डोमेन है, जो बड़ा हेड है, उसको आगे फिर छोटी छोटी हेडिंग्स में, छोटे छोटे डिसिप्लिन्स में, छोटे छोटे फील्ड में, छोटे छोटे रिलेटेड जो आगे यानी छोटे एरियाज हैं नॉलेज के, उनमें डिवाइड किया जाता है। और उस हर एरिया को आगे ब्रांच कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, डिसिप्लिन कहा जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के अच्छी तरह से समझना और अच्छी तरह से जो है उसको आगे एक्सप्लेन कर पाना, किसी एक फील्ड में माहिर होना, इसको हम ब्रांच कहते हैं। तो जब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो मेजर ब्रांचेस हैं वो माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, ये मेजर ब्रांचेस हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम सिर्फ एक एरिया लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और बॉटनी में हम प्लांट्स लेते हैं, ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स लेते हैं। तो अब हर फील्ड में माहिर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत बड़ा एक इल्म है। तो इसमें ये नहीं होता कि हर सब्जेक्ट में बंदा माहिर हो जाए, सिर्फ एक जो एरिया है उस एरिया में बंदा स्पेशलाइज हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकता है, या फिर बॉटनिस्ट हो सकता है, या फिर ज़ूलॉजिस्ट हो सकता है। तो अब अगर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं ब्रांचेस की, तो द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज वेरी वाइड बेस्ड स्टडी, के बहुत बड़ी साइंस है। अगर साइंस जब शुरू हुई तो उसमें दो किस्म की साइंसेस थी, एक लिविंग साइंसेस थी जिसमें बायोलॉजी आता है, और एक फिजिकल साइंसेस थी जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाता है। फिर वो फिजिकल साइंसेस आगे फिर डिवाइड होते होते मैथ, उसके अलावा दूसरी चीज़ें बनती गई, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये चीज़ें सारी उसमें बनती गई। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस क्या है, ये भी उसके पैरेलल बहुत बड़ा हेड था जिसको आगे फिर डिवाइड किया गया छोटे छोटे सब डिसिप्लिन्स में, या फिर उसके बाद जो फील्ड्स हैं। अब इसमें इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग, के बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर एस्पेक्ट आता है, उसकी साख्त आती है, उसके फंक्शंस आते हैं, उसके अलावा उसके जो इंटरेक्शंस आते हैं, माहौल के साथ मुताबिकत आती है, उसकी जो है ना रिप्रोडक्शन आती है, उसकी आगे डेवलपमेंट आती है। तो उसके सारे एस्पेक्ट इसमें आते हैं। तो अगर देयरफॉर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अंडर द मेजर हेड, के वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद हैं इस मेजर हेड में, और इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ना और उनमें माहिर होना नामुमकिन है। तो इसके बाद आगे बात करते हैं कि it is but natural to divide this science into quite a number of branches for our convenience and comprehending and studying biology। तो अब क्या होता है कि अपनी आसानी के लिए और अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए फिर बायोलॉजी को सब हेडिंग में, सब डिसिप्लिन में डिवाइड किया जाता है, और उसका पर्पस क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। अच्छा, अब ये मेजर ब्रांचेस हैं जो आप पहले पढ़ के आए हैं, ये आपने 9th में पढ़ी थी। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आगे हम कुछ ब्रांचेस होंगी जिनकी डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा हम साथ में देखते हैं। इकोलॉजी, एनवायरमेंटल रिलेशन, के लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो मुताबिकत है, जो वो रोल अदा कर रहे हैं, वो जो एक सिस्टम बना के रह रहे हैं माहौल के साथ, इसको हम किस में स्टडी करेंगे, इकोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे, यानी कि एग से लेकर आगे जो अडल्ट डेवलपमेंट होनी है, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और इस डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम किस में स्टडी करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी, इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। फिजियोलॉजी में क्या होता है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के फंक्शंस की बात करते हैं हम, तो ये फिजियोलॉजी क्या है, ये फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करती है। मॉर्फोलॉजी जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी दो किस्म की है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसको एनाटॉमी कहते हैं। अच्छा, अब जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसमें फॉर्म जैसे शेप है, फॉर एग्जांपल 2 टांगे, 2 बाजू, बॉल हैं, या फिर जो है ना वो उसके अलावा फीदर्स हैं, या फिर उसके अलावा स्केल्स हैं। तो ये सारी जो बाहर वाली फीचर्स अगर स्टडी करें तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी। और अगर हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरनल ग्रास स्ट्रक्चर के, यानी कि ये जे शेप्ड स्टमक है, इसके अलावा इंटेस्टाइन बड़ी क्वाइल्ड होती है, इसके अलावा जो है लंग्स होते हैं, फिर हार्ट होता है। जो इंटरनल अंदरूनी अज़ा का जो मुतालिया है, डायाफ्राम का पाया जाना, ये सारा का सारा किस में आ जाता है, एनाटॉमी में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद 5वां है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, एंशिएंट रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो पुराने जानदार थे वो अंडर हाई प्रेशर और काफ़ी अरसा जो है ना वो ज़ेर ज़मीन रहने की वजह से वो एक यानी स्पेशल किस्म की स्ट्रक्चर सी बन जाती है जिसको फॉसिल्स कहते हैं। ये फॉसिल्स असल में क्या होते हैं, रिमेन्स हैं, बाकियात हैं पुरानी ज़िंदगी की, पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो दैट इज़ पैलेंटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हमने टिश्यूज़ को स्टडी करनी है, टिश्यूज़ के उसमें पाए जाने वाले सेल्स की, उसके अलावा उसमें वो किस तरह सेल के साथ इंटरेक्शन करता है, उनके आगे एक दूसरे के साथ मिलकर जो कम्बिनेशंस हैं वो किस तरह आपस में बंडल बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स हमने अगर स्टडी करनी है टिश्यूज़ की तो दैट इज़ हिस्टोलॉजी। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कहते हैं इर्तिका को, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जानदार को उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेना। कि फॉर एग्जांपल कि अगर देखा जाए तो घोड़ा जो है इससे पहले जो था, ये पुराने बहुत सारे इसके फॉसिल्स मिले हुए हैं, उसको देखना। ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के भी वो कहते हैं जी ये मोंकी से आगे ह्यूमंस में इवॉल्व हुआ है, ये इसकी हाइपोथेसिस ही हैं सारी की सारी। तो इन हाइपोथेसिस को स्टडी करना यानी कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को पता करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के आबाओ अजदाद से लेकर मौजूदा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है किस तरह तय हुआ है, इसके बारे में जो सारे आइडियाज़ हैं इनको हम एवोल्यूशन कहते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी। असल में इसमें क्या होता है, जेनेटिक करैक्टरिस्टिक की बात की जाती है, इसमें डीएनए की बात की जाती है, डीएनए में पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन बात की जाती है। और उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर कोई करैक्टर है तो वो करैक्टर लाजमन जेनेटिक बेसिस पे होगा, और वो जो जेनेटिक बेसिस है इन सब की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, जू जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर। अच्छा, बायोजियोग्राफी एक बड़ी ब्रांच है। बायोजियोग्राफी में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरे प्लानेट अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसको आगे फिर 2 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, जू जियोग्राफी जिसमें एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकली के जियोग्राफी ये हालात में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं एनिमल्स, इसको हम जू जियोग्राफी में स्टडी करेंगे। और फाइटोजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, प्लांट्स की जो है ना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि वो आल्टीट्यूड लैटीट्यूड में किस पोजीशन में वो पाए जाते हैं, तो ये सारा हम किस में स्टडी करेंगे, जू जियोग्राफी में। तो ये हमारी ब्रांचेस भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे जो है ना वो बात करते हैं, अपने सारे टॉपिक को समराइज करते हैं। बहुत सिंपल सा, बहुत मज़े का टॉपिक था ये आज का। तो हम सबसे पहले हमने बात की इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी में हमने पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है, ये ब्रांच है साइंस की जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और उन नॉन लिविंग थिंग्स को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर असरअंदाज होती हैं उनको स्टडी करते हैं। फिर हमने बात की व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक के कुछ वो करेक्टर्स हैं कि सेट हैं, अगर ये साइमल्टेनियसली किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो उसको हम जिंदा कहेंगे, अगर उसमें नहीं है तो फिर वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा। आइदर इट में बी डेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, फॉर एग्जांपल वो जो करेक्टरिस्टिक थी वो सेल्स थे, कॉम्प्लेक्सिटी थी, एक्वायर एंड यूज एनर्जी थी, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपना मेंटेन करते हैं एनवायरनमेंट, और उसके अलावा क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं सारी उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सारा का सारा किसकी करेक्टरिस्टिक थी, लाइफ की। इसके बाद आगे हमने ब्रांचेस की बात की। ब्रांचेस क्या होती हैं कि ये सब डिवीजन होती है मेन बॉडी ऑफ नॉलेज, मेन डोमेन ऑफ नॉलेज को छोटे छोटे डिसिप्लिन, फील्ड्स और एरियाज में डिवाइड किया जाता है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अब इसके लिए ब्रांचेस बनाई जाती हैं। तो फिर हमने कुछ ब्रांचेस को भी देखा, हमने उसमें हिस्टोलॉजी की बात की, एवोल्यूशन की बात की, दूसरी जो ब्रांचेस हैं उनकी बात की। तो ये बेटे हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और कोशिश करते हैं कि ये इसको अब जल्दी क्लोज करें ताकि बच्चे आपका जो है ना वो जितनी जल्दी कवर हो जाएगा उतना आपका फ़ायदा है, आप इसमें जो है ना वो तैयार करते जाएंगे।
दूसरे नंबर पे एक चीज़ याद रखना, दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने आना है उनकी मैं कहता हूँ कि पहले हमारी तैयारी हो जाए। तो अब क्लासेस जब शुरू होंगी वो तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले कोशिश करें कोई एक दो चैप्टर हमारा वेल प्रिपेयर्ड हो, ताकि उसमें हम जो है ना वो जितनी भी बातें हमारे पास हैं उनको अच्छी तरह से समझ लें और उसके अलावा असेस कर लें, और इस बार हमारा रिज़ल्ट शानदार होना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो बेटे अल्लाह हाफिज़।